Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about a poem The Negro Speaks of Rivers. इसको लिखा है लैंगस्टन ह्यूग्स ने. So guys आपके सिलेबस में एक और पोएम है लैंगस्टन ह्यूग्स की द साउथ. इफ यू गाइज वांट कि मैं उसके बारे में भी अपलोड करूँ देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सो हम देख लेते हैं कि हम द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स पोएम के क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. So we'll discuss about the introduction to the poet. Then we'll discuss about the introduction to the poem. After that we'll discuss about the line wise explanation which is very important. Then we'll discuss about the summary and analysis. Then literary devices, themes and symbols. So ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. So without any further delay let's discuss about this poem. So guys, here is the introduction to the poet Langston Hughes. Langston Hughes is a great American poet, social activist, columnist, novelist, dramatist, essayist and playwright. So जो लैंगस्टन ह्यूग्स है वो अमेरिकन पोइट है, एसेइस्ट है, मतलब एसे लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, ड्रामा लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं. साथ ही साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, मतलब जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी उनमें पार्टिसिपेट करते थे. ही वॉज बॉर्न ऑन February 1, 1901 इन मिसौरी US. उनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1901 को मिसौरी यूनाइटेड स्टेट्स में. द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स बिकेम ह्यूग्स सिग्नेचर पोएम. सो जो द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर पोएम है इट बिकेम ह्यूग्स सिग्नेचर पोएम. बहुत ज़्यादा फेमस हुई ये पोएम. एंड दिस पोएम वॉज कलेक्टेड इन हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री द वेरी ब्लूज. और जो ह्यूग्स की फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री पब्लिश हुई द वेरी ब्लूज उसमें भी इसको कलेक्ट किया गया, ऐड किया गया. एंड हियर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट पोएम पब्लिश्ड इन द क्राइसिस. देखो लैंगस्टन ह्यूग्स ने पोएम, ऐसे, नॉवल काफ़ी चीज़ें पब्लिश की, लेकिन इनकी जो फर्स्ट पोएम थी और जो इनकी लास्ट पोएम थी ये दोनों ही द क्राइसिस एक मैगजीन होती थी उसमें पब्लिश हुई. Some biographers believe that Hughes was homosexual. So कुछ biographers जो हैं, मतलब जो biographies लिखते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो लैंगस्टन ह्यूग्स थे वो homosexual थे. He died on May 22, 1967 in New York at the age of 66. So guys देखो इनकी डेथ हो जाती है May 22, 1967 में न्यूयॉर्क में 66 के थे जब इनकी डेथ होती है. सो गाइस दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द पोएट लैंगस्टन ह्यूग्स. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पोएम द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स. सो गाइस हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द पोएम. दिस पोएम वाज रिटन इन 1920. सो जो ये पोएम है इसको 1920 में लिखा गया एंड पब्लिश्ड इन 1921 इन द जनरल द क्राइसिस. देखो इसको लिखा गया 1920 में और 1921 मतलब 1921 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई. किस मैगजीन, किस जर्नल में? द क्राइसिस. जो कि मैंने आपको बताया ह्यूग्स की जो फर्स्ट पोएम थी, लास्ट पोएम थी, दोनों ही द क्राइसिस में पब्लिश हुई. एंड दिस पोएम द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स आल्सो पब्लिश्ड इन द क्राइसिस. ह्यूग्स रॉट दिस पोएम व्हेन ही वाज जस्ट 17. सो ह्यूग्स ने ये पोएम कब लिखी? जब वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल के थे. एंड उन्होंने जब ये पोएम लिखी क्या इंसिडेंट था? ही वॉज क्रॉसिंग द मिसिसिपी रिवर ऑन द वे टू इट्स फादर इन मैक्सिको. देखो 17 साल के जब ह्यूग्स थे जब इन्होंने ये पोएम लिखी और वो मिसिसिपी रिवर क्रॉस करके अपने फादर से मिलने जा रहे थे मैक्सिको में जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी. एंड ही रोट दिस पोएम जस्ट इन 10 to 15 minutes ऑन द बैक ऑफ एन एनवेलप. देखो इनके हाथ में एक एनवेलप था जब ये अपने फादर से मिलने जा रहे थे. सो इनके माइंड में कुछ आइडियाज आए और इन्होंने 10 से 15 मिनट में ये पूरी पोएम कंप्लीट कर दी विच बिकेम हिज सिग्नेचर पोएम ऑल्सो. एंड दिस पोएम इंक्लूड्स 13 लाइन्स. डज नॉट हैव स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम. कोई स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम नहीं है. डज नॉट कन्फर्म टू अ मेट्रिकल पैटर्न राइट इन फ्री वर्स. सो देखो इसमें कोई मीटर नहीं है कि हाँ आपने किस मीटर को यूज करके लिखा है. फ्री वर्स में इसको लिखा गया है. uses river as a metaphor for Hughes' life and the broader African American experience. So guys देखो इस पोएम में जो ह्यूग्स है रिवर को एज अ मेटाफर यूज करते हैं अपनी खुद की लाइफ के लिए और अफ्रीकन अमेरिकन जो स्लेव्स थे उनकी लाइफ एक्सपीरियंस के लिए. Poem presents the voice and memory of Africans who were forced into slavery, including the time Abraham Lincoln fought to abolish it. सो गाइज देखो जो ये पोएम है इसमें किस बारे में बात होती है? इसमें स्लेवरी की बात होती है कि जो अफ्रीकन्स थे उन्हें फोर्सफुली स्लेव बनाया जा रहा था, इंक्लूडिंग अब्राहम लिंकन के. अब्राहम लिंकन ने किस तरीके से स्लेवरी के अगेंस्ट में फाइट लड़ी. ही वांटेड टू अबॉलिश इट ना. सो उन्होंने किस तरीके से मूवमेंट चलाए इसके अगेंस्ट में, ये सारी चीज़ें इस पोएम में हैं. सो हियर इज द लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन. आई हैव नॉन मैनी रिवर्स, आई हैव नॉन रिवर्स एंशियंट एज द वर्ल्ड and older than the flow of human blood in the human veins.
सो गाइस देखो यहाँ पर पोएट क्या कहता है, आई हैव नोन रिवर्स। ही वॉज नॉट सेइंग आई नो रिवर्स, कि मतलब मैं रिवर्स जानता हूँ, देखी हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या कह रहा है, आई हैव नोन रिवर्स, मतलब इट इंडिकेट्स कि बहुत टाइम हो गया उसे रिवर्स को जानते हुए, देखे हुए, मतलब वो रिवर्स को बहुत टाइम से देखते आ रहा है। इट्स शोइंग टाइम। आई हैव नोन रिवर्स, आई हैव नोन रिवर्स एंशियंट एज द वर्ल्ड, कि मतलब मैं जानता हूँ रिवर्स बहुत पुरानी है और मैंने इनको एक्सपीरियंस किया है। रिवर्स इतनी पुरानी है जितना कि वर्ल्ड पुराना है, कि जब से ये वर्ल्ड बना है तब से ही यहाँ पर रिवर्स हैं। एंड आई हैव नोन द रिवर्स एंड रिवर्स आर ओल्डर देन द फ्लो ऑफ ह्यूमन ब्लड इन ह्यूमन वेन्स। और जो रिवर्स है, देखो पहले रिवर्स आई उसके बाद ही हम ह्यूमन बींग्स आए। सो जो रिवर्स है ओल्डर देन द फ्लो ऑफ ह्यूमन ब्लड इन ह्यूमन वेन्स, कि ह्यूमन की बॉडी में जो ब्लड है, रिवर का जो वाटर है वो उससे भी ज्यादा पुराना है। इट्स मीन यहाँ पर पोइट कह रहा है आई हैव नोन रिवर्स, मैंने रिवर्स को एक्सपीरियंस किया है बहुत टाइम तक। इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैं रिवर्स के पास बैठा और मैंने उनको बहते हुए देखा, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। माई सोल हैज ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स। सो गाइस पोइट क्या कहता है, माई सोल हैज ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स, कि जितनी पुरानी जितनी गहरी रिवर्स हैं उतनी ही गहराई में उसकी सोल है। इट इज़ नॉट स्पेसिफाइंग कि हाँ सिर्फ जो फिजिकल डेप्थ है उसकी बात हो रही है, बल्कि वो कितनी ज़्यादा पुरानी है, हिस्टोरिकल कितनी है, उस डेप्थ की भी यहाँ पर बात हो रही है। देन पोइट क्या कहता है, आई बाथ इन द यूफ्रेट्स व्हेन डॉन्स वर यंग, आई बिल्ट माई हट नियर द कोंगो एंड इट लल्ड मी टू स्लीप, आई लुक्ड अपॉन द नील एंड रेज द पिरामिड्स अबव इट। सो गाइस देखो हमने पहले पढ़ा कि पोइट ने कहा आई हैव नोन रिवर्स, इट्स मीन उसे एक्सपीरियंस है। एंड नाउ ही इज शोइंग दैट एक्सपीरियंस। आई बाथ इन द यूफ्रेट्स व्हेन डॉन्स वर यंग, कि मतलब मैंने यूफ्रेट्स रिवर में स्विमिंग सीखी है, मैंने वहाँ पर स्विम किया है, बात किया है, मुझे एक्सपीरियंस है। ही इज शोइंग दैट व्हेन डॉन्स वर यंग। डॉन्स वर यंग से क्या मतलब है, देखो जिन्होंने 11th-12th में हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें पता होगा यूफ्रेट्स रिवर जो है वो नियर मेसोपोटामिया है। एंड जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है दैट द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब ह्यूमन बींग्स की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन या फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी, मेसोपोटामिया। और वहां पर कौन सी रिवर थी, यूफ्रेट्स रिवर, जो कि आज कहाँ पर है, टर्की से इराक तक बहती है आई गेस, हाँ मतलब वहीं पर बहती है ये। सो यूफ्रेट्स में वहां पर उसने स्विमिंग की व्हेन डॉन्स वर यंग, कि जब मैनकाइंड, जब ह्यूमन काइंड की शुरुआत ही हुई थी, जब ह्यूमन बींग्स ने अपनी जिंदगी जीने की शुरुआत ही की थी। मतलब डॉन्स वर यंग से क्या मतलब है, दैट थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग, कि मतलब जब ह्यूमन बींग्स ने अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट ही की थी, मतलब दे वर टू यंग एट दैट टाइम, तब उसने यूफ्रेट रिवर में स्विमिंग किया, बात किया। इट्स मीन कि पोइट को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी सोल कितनी ज़्यादा डेप्थ में है वो भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। एंड गाइज रिमेंबर दैट द यूफ्रेट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न एशिया। आई बिल्ट माई हर्ट नियर द कॉन्गो एंड इट लर्ल्ड मी टू स्लीप। सो गाइज देखो पोइट ने बता दिया कि उसने यूफ्रेट रिवर में बात कर लिया है, मतलब उसने अपना एक्सपीरियंस शो कर दिया, स्विमिंग सीख ली है। नाउ आई बिल्ट माई हर्ट नियर द कोंगो एंड इट लर्ल्ड मी टू स्लीप। जो पोइट है उसने अब अपनी हट बना ली है नियर कोंगो रिवर। देखो कोंगो रिवर कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये कोंगो रिवर 3 कंट्रीज से होकर बहती है, द रिपब्लिक ऑफ कोंगो, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड एंगोला। इन 3 कंट्रीज से होकर कोंगो रिवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जाती हैं। सो वहाँ पर जो पोइट है कोंगो रिवर के पास अपनी हट बनाता है, और जो जब भी आप रिवर साइड कैंपिंग करते हैं तो वहाँ पर सोते हैं, तो नदी के पास से बहुत ही प्लीजेंट सी वॉइस आती है जो कि फील कर कर हमारा पोइट वहाँ पर सो जाता है। एंड कोंगो इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। सो गाइस देखो जो पोइट है वो यूफ्रेट रिवर तक भी चला गया, कोंगो तक भी चला गया। नाउ आई लुक्ड अपॉन द नील एंड रेज्ड द पिरामिड्स अबव इट। तो देखो गाइस जो पोइट है उसके बाद जाता है नील रिवर के पास एंड रेज्ड द पिरामिड्स अबव इट। देखो जो हमारा पोएट है वो यहाँ पर क्या बन जाता है, पीजेंट्स। ऐसा माना जाता है कि जो ये पिरामिड्स है, इजिप्टियन पिरामिड्स, इनको जो इजिप्टियन रूलर था उसने अपने स्लेव्स को फोर्स किया कि तुम बनाओ जाकर पिरामिड्स, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। ऐसा माना गया बाद में जब रिसर्चेस हुई कि जो वहाँ के पीजेंट्स थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना साथ दिया, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में हेल्प की और उन्होंने जाकर साथ में पिरामिड्स बनवाए जो वहाँ के पीजेंट्स थे। और जो हमारा पोएट है वो यहाँ पर पीजेंट्स बन जाता है,
तो वो भी जाकर मतलब जो पिरामिड्स हैं उनको बनवाने में हेल्प करता है. ही हेल्प्ड इन रेजिंग द पिरामिड्स विच इज one of the 7 wonders of the world. So I looked upon the Nile and raised the pyramids above it, which is near the Nile River. And Nile River is considered as world's longest river also. और जो नील रिवर के आसपास का एरिया है दैट इज़ वेरी फर्टाइल, वहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, विच इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज ऑल्सो. सो इसीलिए वहाँ पर पीजेंट्स थे, उन पीजेंट्स ने यहाँ पर पिरामिड्स बनवाने में हेल्प की थी. आई हर्ड द सिंगिंग ऑफ द मिसिसिपी व्हेन एबे लिंकन वेंट डाउन टू न्यू ऑरलियंस and I have seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. So guys देखो उसके बाद जो पोएट है वो मिसिसिपी रिवर को गाते हुए सुनता है. सो यहाँ पर पर्सोनिफाई कर दिया है कि रिवर गा रही है. फॉर रिवर इट इज नॉट पॉसिबल कि रिवर गा पाए. यहाँ पर रिवर को पर्सोनिफाई कर दिया और पोएट कहता है कि मैं मिसिसिपी रिवर की वॉइस सुन पा रहा हूँ और वो सिंगिंग कर रही है व्हेन अब्राहम लिंकन वेंट डाउन टू न्यू ऑरलियंस. जब अब्राहम लिंकन न्यू ऑरलियंस जाते हैं, मिसिसिपी रिवर में वो मतलब जो बोट होती है उस पर बैठकर मिसिसिपी रिवर को ट्रैवल करते हैं. एंड आई हैव सीन इट्स मडी बॉसम टर्न ऑल गोल्डन इन दिस सनसेट. सो जब अब्राहम लिंकन न्यू ऑरलियंस जाते हैं और बोट में बैठकर वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तब वो फर्स्ट टाइम देखते हैं वहाँ पर स्लेवरी. सो एट दैट टाइम ही फर्स्ट सॉ दी स्लेवरी एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो स्लेवरी को अबॉलिश करेंगे, जिसके लिए वो बहुत सारे काम करते भी हैं. जो मैंने आपको ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम बताई है उसमें भी हमने यही डिस्कस किया है कि अब्राहम लिंकन ने किस तरीके से हेल्प की स्लेवरी को अबॉलिश कराने में. सो अब्राहम लिंकन स्लेवरी को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं. एंड आई हैव सीन इट्स मडी बॉसम टर्न ऑल गोल्डन इन दी सनसेट, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर्ट वगैरह आ जाती थी, गंदगी हो जाती थी. एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट सब कुछ एकदम साफ हो जाता है. मडी बॉसम टर्न ऑल गोल्डन इन दी सनसेट. आई हैव नोन रिवर्स एंशियंट डस्की रिवर्स. सो गाइज देखो यहाँ पर पोइट क्या कहता है. थर्ड टाइम पोइट यहाँ पर कह रहा है दैट आई हैव नोन रिवर्स. इट्स मीन पोइट दिखा रहा है कि उसे अच्छा एक्सपीरियंस है एंड ही इज वेरी गुड फ्रेंड टू रिवर्स. एंशियंट डस्की रिवर्स, अगेन ही इज शोइंग कि जो रिवर्स है वो कितनी ज्यादा पुरानी है. डस्की से उसका मतलब है मतलब डार्कनेस या फिर इवनिंग टाइम हो गया है. माई सोल हैज ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स. अगेन पोएट इज सेइंग माई सोल हैज ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स. सो वो अगेन वो चीज एक्सप्लेन कर रहा है एंड वी डू बिलीव हिम. हम उस बात में बिलीव भी कर रहे हैं बिकॉज उसने जिस तरीके से इन सब रिवर्स को एक्सप्लोर किया है, अपना ट्रिप बताया है, सो वी डू बिलीव हिम. सो गाइज दिस वॉज द लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी एंड एनालिसिस. So here is the summary and analysis. And guys, this poem was written in free verse, does not have any meter or rhyming scheme. So guys, देखो जो ये poem है, The Negro Speaks of River, इसको free verse में लिखा गया है. There is no specific meter कि इसको pentameter में लिखा है, किसी और मीटर में लिखा है. There is no specific meter. It was written in free verse, and there is no specific rhyming scheme also. Speaker asserts that he has known the rivers. He says the rivers are as ancient as the world. It means older than the blood that runs in our veins. So guys देखो जैसा कि मैंने आपको समरी में ऊपर बता ही दिया है कि जो स्पीकर है वो बताता है रिवर्स बहुत पुरानी है एंड ही इज नोन द रिवर्स. और रिवर इतनी पुरानी है जितना पुराना कि ये वर्ल्ड है. इट्स मीन रिवर्स आर ओल्डर देन द ब्लड that runs in our veins. Speaker connects himself with his ancestors by locating them on different important rivers. Yes, जो वहाँ पर अलग अलग rivers में जाता है बात करने, swim करने, वो वहाँ पर जाकर अपने ancestors को भी connect करता है अपने साथ by locating the different important rivers. The speaker begins by claiming a connection to the world's ancient river that predates human beings that has made his soul grow deep like the rivers. तो गाइस देखो जो स्पीकर है वो वर्ल्ड की इन फेमस रिवर्स के साथ अपना कनेक्शन दिखाता है that has made his soul grow deep like the rivers. This indicates the speaker's immense intellect and allows him to make a definite connection between people of his race and the race of human सिविलाइजेशन. मतलब वो जो ये कनेक्शन बना रहा है वो स्पीकर का इंटेलेक्ट हमें शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वो किस तरीके से लोगों को एक साथ रखना चाहता है, रेस्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन जो आए उसे भी और जो आज की है उसे भी. इन द अर्ली 20th century, white Americans often viewed the darker skinned counterparts as less than human. Here Hughes offer concrete proof of historical equality. Yes guys, देखो जो अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स के साथ बुरा बिहेव किया जाता था 20th century में, जो वाइट अमेरिकन थे, जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन से या ब्लैक अमेरिकन से, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे और उनको ह्यूमन से कम समझते थे. मतलब दे आर लेस देन ह्यूमंस, दे आर लेस देन अस, मतलब दे आर लेस देन वाइट अमेरिकन. ऐसा वाइट अमेरिकन उनके बारे में
सोचते थे। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूग्स है उसने ये प्रूव कर दिया है कि हिस्टोरिकल इक्वालिटी हमारे वर्ल्ड में चलती आई है, किसी के साथ कोई इनइक्वालिटी हम कर ही नहीं सकते हैं। जब नेचर ने ही कोई इनइक्वालिटी नहीं की है, देन हाउ वी ह्यूमन कैन डू इनइक्वालिटी विद अदर्स। द स्पीकर मेंशंस 4 great rivers here, starts with Euphrates, which historians and archaeologists label as the birthplace of human civilization, as I told you, Mesopotamian civilization. Then he mentions river Congo, along which many great African kingdoms have flourished, because Congo river के आसपास का जो एरिया है that is very fertile, उसके आसपास बहुत सारे African kingdoms फैले। The speaker cites the long winding Nile and Egyptian pyramids. जो स्पीकर है उसने नील रिवर को भी एक्सप्लोर किया और वहाँ के इजिप्टियन पिरामिड्स को भी। Finally, he talks about the muddy and golden Mississippi, which links American slavery and Abraham Lincoln. उसके बाद वो मिसिसिपी रिवर के बारे में बात करता है जो कि अमेरिकन स्लेवरी और अब्राहम लिंकन को लिंक करती है। इस प्राइम फोकस इज ऑन द फ्रीडम विच लिंकन सपोर्ट्स। यहाँ पर जो हमारा पोइट है लैंगस्टन ह्यूग्स, उसका जो मेन फोकस है वो क्या है? फ्रीडम, जिसको कि अब्राहम लिंकन भी सपोर्ट करते हैं। द अराइवल ऑफ लिंकन इन द मिसिसिपी एंड इट्स चेंजिंग कलर फ्रॉम मडी इनटू गोल्डन इज द सनसेट सिंबॉलिकली रेफर्स टू द होप ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ वाइट्स। देखो गाइस, जो मिसिसिपी रिवर मडी से गोल्डन हो जाती है वो लोगों को एक होप दे रही है कि यहाँ पर स्लेवरी से एक दिन फ्रीडम भी जरूर आएगी, बिकॉज वहाँ पर अब्राहम लिंकन ने ये सारी चीजें देखी एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम कि वो लोगों को फ्रीडम दिलवाएंगे। लिंकन हैज बीन द सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड लिबरेशन इन द पोएम। जो अब्राहम लिंकन है इज द सिंबल ऑफ लिबरेशन एंड फ्रीडम इन दिस पोएम। Phrases like singing of the Mississippi, turn golden metaphorically stand for the call of freedom. Yes, singing of Mississippi, जब आप आज़ाद हो तभी गा सकते हो। Turn golden, it's mean आप पहले स्लेवरी में थे, अब आप आज़ाद हो चुके हो, फ्री हो चुके हो। So these are metaphorically stands for freedom. Repletion of line, my soul has grown deep like the rivers, has symbolical significance. Stand for speaker's personal commitment to the end of slavery. Yes, my soul has grown deep like rivers. Symbolic significance है because जो speaker है वो खुद भी स्लेवरी को खत्म करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं। River also stand for freedom, as no one cannot tame the river and there is no bondage to the river as it is always free. Guys, देखो जो पोएट ने पोएम लिखी है वो मेन जो उसका टॉपिक है रिवर, दैट इज स्टैंड फॉर फ्रीडम। वो रिवर ही स्टैंड करती है फ्रीडम के लिए, बिकॉज नो बडी कैन टेम द रिवर। कोई रोक नहीं सकता है, देर इज नो बॉन्डेज, मतलब कोई रुकावट नहीं कर सकता है रिवर के लिए। जहाँ उसे बहना है इट इज फ्री, वो जा सकती है। सो रिवर ऑल्सो स्टैंड्स फॉर फ्रीडम। बाय रिवर्स पोएम जस्टिफाइज दैट एज फ्रीडम इज नेचुरल टू रिवर्स, इट शुड बी नेचुरल टू ह्यूमन स्पीशीज एज वेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर्स, कास्ट एंड कल्चर। जिस तरीके से जो फ्रीडम है वो रिवर्स के लिए है नेचुरली, वो ह्यूमन स्पीशीज के लिए भी होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कलर्स, जेंडर, कल्चर, एनीथिंग। ये पोएम स्पेसिफाई जस्टिफाई कर रही है। टाइटल द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स देन मीन्स द नीग्रो स्पीक्स ऑफ फ्रीडम, बिकॉज रिवर स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, इट्स मीन द नीग्रो स्पीक्स ऑफ फ्रीडम। In this poem, speaker serves as a voice for all African Americans and traces their lineage to cradles of civilization. Yes guys, जो यहाँ पर स्पीकर है वो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। सो दैट वॉज दी समरी एनालिसिस। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कुछ लिटरेरी डिवाइसेस लाइक पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? गिव्स ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी उन्हें ह्यूमन की तरह ही शो किया जाता है। जैसे कि मिसिसिपी रिवर इज पर्सोनिफाइड एज सिंगिंग ऑफ द मिसिसिपी। देखो रिवर कैन नॉट सिंग बट यहाँ पर उसको पर्सोनिफाई कर दिया है कि वो गा रही है, इट्स मीन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया है रिवर का। देन सिमिली। सिमिली क्या होता है? कंपेयर एन ऑब्जेक्ट और पर्सन टू मेक मीनिंग्स क्लियर। जब हम किन्हीं दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं उनके मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए। लाइक पोइट कंपेयर्स द रिवर्स विद द एंशिएंट वर्ल्ड। द डेप्थ ऑफ द सोल इज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ वाटर। सो पोइट कंपेयर करता है रिवर को एंशिएंट वर्ल्ड के साथ और अपनी सोल की डेप्थ को रिवर की डेप्थ के साथ भी कंपेयर करता है। सो हियर इज सिमिली। इसके अलावा यहाँ पर एसोनेंस भी है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स, इमेजरी भी कई जगह देखने के लिए मिलती है और सिम्बोलिज्म भी है। सो काफ़ी सारी जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो इस पोएम में यूज हुए हैं। देन अगर थीम्स की बात करें, फर्स्ट थीम इज नेचर। एज नेचर जो है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, सबको इक्वल ट्रीट करता है। सो इसी तरीके से हम ह्यूमन बींग्स को भी किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। इफ नेचर इज ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली देन
हु आर वी, हमें भी सबको इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए। देन स्लेवरी एंड फ्रीडम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थीम। जो अब्राहम लिंकन है वो आते हैं, स्लेवरी को देखते हैं एंड देन लोग उनसे होप करते हैं कि वो उन्हें फ्री कराएंगे। मेमोरी एंड पास्ट, ऑब्वियसली अपने एंसेस्टर्स को यहाँ पर जो पोइट है, स्पीकर है, वो रिमेंबर कर रहा है, उनके बारे में बता रहा है। रिवर्स को बता रहा है कि मतलब जो मेसोपोटामिया है दैट वाज द एंशिएंट सिविलाइजेशन, सो इस तरीके से ही वाज एक्सप्लेनिंग। Then here are the symbols. First symbol is river. River is symbolizing the freedom. Then darkness. Darkness जो है हर तरफ देखने के लिए मिलती है, African American slaves. Then human blood, कि वो इतना पुराना नहीं है जितनी rivers हैं. So human blood is also symbolizes. Then soul, कि जो poet की soul है, जितनी ज़्यादा rivers depth में है उतनी ज़्यादा ही poet की सोल जो है वो डीप है। सो गाइज दीज आर द सिंबल्स एंड आई होप आपको जो ये पोएम है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। Now you can contact me on WhatsApp also. So I'll give the link of all the 3 in the description box. So guys I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।